Today we have to talk about the business manager and fiscal league monetary policies of the government. If you remember, we have so far discussed the role of manager while considering different market conditions, say market structure, competitive market, oligopoly, monopolistic competition. Then we talked about marketing management. We talked about market research. Manager has a role in different, spheres. We talked about the investment decisions. Government, a business manager should invest or not, or where investment should go. And today we are to talk about the fiscal and monetary policies. Now, this is government policies. Government makes these policies, implement these policies, and the policies have direct impact on any business. So business manager should remain informed or should remain aware of the changing monetary and fiscal policies and should promptly respond to those policies that how you can bring benefit for your organization. So first of all, let us briefly discuss what this fiscal policy is. Fiscal policy actually deals with government spending and revenue collection. ये आप देखते हैं हर साल फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 जुलाई से शुरू होता है। 1 जुलाई to 30 जून ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है और 1 जुलाई से पहले मई में या जून में फाइनेंस मिनिस्टर announces the federal budget. अब उस फेडरल बजट में क्या होता है? फेडरल बजट में होता है कि कहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा होगा। कुछ चीजों को टैक्स से मुस्तस्ना किया जाता है, कुछ चीजों पे टैक्स इम्पोज किया जाता है, कुछ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है, कुछ फीस हैं। ठीक है, टैक्स है कि जब टैक्स देने वाला वो उस टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से डायरेक्ट कुछ हासिल नहीं करता। इनकम टैक्स दे दिया, प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया, सेल टैक्स दे दिया। अब गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो जहां खर्च करे, लेकिन गवर्नमेंट को फीस से भी रेवेन्यू मिलता है। ये लाइसेंस फीस, पासपोर्ट रिन्यूअल फी, टीवी लाइसेंस फी, ऐसे मुख्तलिफ जो फीस हैं। तो फीस क्या है कि जो आदमी एक स्पेशल जो पासपोर्ट बनवाएगा वही फीस अदा करेगा। जिसने पासपोर्ट नहीं बनवाना उसको उस फीस से कोई सरोकार नहीं। तो गवर्नमेंट फीस बढ़ा देती है। जो फीस बढ़ाए तो जिसने जाना है ओवरसीज उसे वो फी अदा करनी है। ऐसे ही जो असलहा रखते हैं तो उनको असलहे का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो इसमें जो वो एक सर्विस, एक फैसिलिटी एंजॉय कर रहा होता है उसी को वो फी देनी है, उसको गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन का हिस्सा बनना है। जो वो टीवी रखा हुआ नहीं, जिसने असला रखा हुआ नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ऐलान करती है कि किस कहां से पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और ऑन दी अदर हैंड कहां खर्च किए जाएंगे, कौन सी सड़क, कौन सा हॉस्पिटल अपग्रेड होगा। ठीक है, कौन सी ये मोटरवे एक्सटेंड होनी है, एक्सटेंड करनी मोटरवे, उस पर रिसोर्स चाहिए। ऐसे ही कोई डैम, कोई थर्मल पावर स्टेशन बनाना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग
और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इकट्ठी की जाती है। उन दोनों की जो स्टेटमेंट है वो बजट कहलाता है और ये हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंडर के जुमरे में आती है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसके ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरीली 3 हैं। सबसे पहले फंक्शन इसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है या इंसेंटिव नहीं है, तो प्राइवेट फर्म्स इंडिविजुअली एक दूसरे से अपनी चीजों को हाइड करते हैं क्योंकि उनमें कंपटीशन है। तो अपने जो राज हैं, इंफॉर्मेशन वो छुपाते हैं, उससे ओवर प्रोडक्शन, कई दफा ओवर प्रोडक्शन और कई दफा अंडर प्रोडक्शन। तो इकोनॉमीज ओवर टाइम सफर फ्रॉम बिजनेस साइकिल्स, जिसमें हमने रिसेशन, बूम, रिकवरी वगैरह ये स्टेजेस उसके अंदर ये आपने देखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपको कोर्स याद हो तो उसमें ये रिसेशन आ जाता है। रिसेशन के अंदर डिफ्लेशन, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट। तो उससे बचने के लिए स्टेबल इकोनॉमी स्टेबल अंदाज में जाए, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का सहारा लेती है ताकि इकोनॉमी को एक खास स्पेसिफाइड पाथ के ऊपर चलाया जा सके। फिर रिसोर्स एलोकेशन, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने रिसोर्सेज हैं और सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो जो प्राइवेट डिसीजन मेकर है वो देखते हैं, हमने भी पहले डिस्कस किया कि अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो जहां पे बीसीआर ज्यादा है, जहां से एनपीडब्ल्यू ज्यादा है, तो प्राइवेट फर्म का अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए यही उनका डिसीजन होगा कि मोर रिवार्डिंग activities are to be adopted. Business firms will undertake more rewarding activities, but society needs different goods and services. कुछ में रिवार्ड कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, और कुछ है सोशल गुड्स, कुछ है नॉन इकोनॉमिक, जिनको प्राइवेट फर्म्स लेती नहीं। फॉर इंस्टेंस पार्क, स्ट्रीट लाइट जो है इसको प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। प्राइवेट सेक्टर देगा तो उस पर भी वो टैक्स लगाएगा, उसकी प्राइस वसूल करेगा। तो ये पब्लिक सेक्टर है जो ये चीजें देता है। और रिसोर्स एलोकेशन, नेशन के रिसोर्सेज किन एक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने जाएं, प्रोडक्शन प्रोग्राम में कितने जाएं, कंजम्पशन में कितने जाएं, तो रिसोर्स एलोकेशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया पहले कि जब मोनोपोलीज होती है या ओलिगोपोली भी हो, ओलिगोपोली अ फ्यू सेलर्स, उसमें भी हमने देखा कि दे मेक अ कार्टेल, दे मेक अ यूनियन, कोलिजन। अगर डिओपोली है इट इज वेरी इजी कि वो दोनों मिलके दे बिहेव लाइक अ मोनोपोली। जब मोनोपोली या डिओपोली होगी तो दे एक्सप्लॉइट द मासेस, उसके नतीजे में अमीर तर हो जाते हैं और गरीब तर। तो लिहाजा गवर्नमेंट का ये भी एक गोल होता है, जो जिम्मेदार गवर्नमेंट हो, कि सोसाइटी के अंदर इनकम इनइक्वालिटीज बियॉन्ड अ लिमिट्स ना जाए। तो उसको लगाम देने के लिए अगेन गवर्नमेंट अमीरों पे टैक्स लगाती है। अक्सर यही कि उनसे लेकर जो लो इनकम ग्रुप है उनको सपोर्ट, स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट शुड हेल्प द डिप्राइव्ड सेक्शन, पुअर सेक्शन में भी उनको फ्री तालीम दे दी जाए, उनको बच्चों को में भी उनको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन हो वगैरह वगैरह। अब फिस्कल पॉलिसी की मेन 2 टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी
fiscal policy and contractionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy or loose fiscal policy seeks to encourage economic growth. Deficit budgets are made either by cutting taxes or by enhancing the government spend. तो इसमें टर्म यूज हुई डेफिसिट बजट्स। अब बजट मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट बजट बनाती है, जिला कौंसिल भी बनाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाती है। तो बजट में बी बैलेंस्ड बजट, इट में बी डेफिसिट बजट एंड देयर में बी अ सरप्लस बजट। यहाँ क्या आ गया? डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब ये कि आवाम पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे आपका टैक्सेस का बर्डन कम, उनसे कलेक्शन कम हो, सोसाइटी और इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट के इंजेक्शंस लगाए जाएं, ठीक है? तो उनमें स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ज्यादा हो, कोई रोड्स बन रही हैं, कोई मोटरवे बन रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, तो उसमें जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स बिकेंगे, रिक्वायर्ड होंगे, तो इसमें मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज वो अपनी जो आमदन वो यहाँ से अर्न करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट की जाती है इस एक्सपेंशन। तो डेफिसिट बजट तो लोगों से इकट्ठा नहीं किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उससे ज्यादा करती है। रेवेन्यू इज कम, स्पेंडिंग इज मोर देन द रेवेन्यू। अब स्पेंडिंग ज्यादा कहां से करेगी? गवर्नमेंट विल गो फॉर बारोइंग करेगी। बारोइंग इंटरनल सोर्सेज से हो या एक्सटर्नल सोर्सेज से। एक्सटर्नल सोर्सेज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF भी, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा। तो वो वहां से बारो करके या फिर गवर्नमेंट असेट्स को बेचकर वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करती है और उनको स्पेंड करती है इन द इकोनॉमी। उसके बरक्स कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, if an economy is producing too much, it needs to be contracted either by increasing taxes or by reducing government spending. It will go for the surplus budget, where government revenue collection significantly exceeds intended government spending. तो यहाँ contractionary फिस्कल पॉलिसी के अंदर टैक्स ज्यादा इम्पोज किए जाते हैं, टैक्स रेट्स बढ़ाए जाते हैं और स्पेंडिंग कम की जाती है और सरप्लस बजट जो है वो डिजाइन किया जाता है। It reduces the total amount of money available with business firms and consumers for spend. Tools of fiscal policy. अब फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की इसमें क्या क्या करती है? एडजस्टमेंट इन टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स कभी 5% इनकम का टैक्स, कभी 10%, कभी 15%। तो टैक्स रेट्स में कभी ऐसे ही सीमेंट की बोरी पे 50 रुपए टैक्स और कभी 150 रुपया टैक्स। तो टैक्स रेट्स को एडजस्ट, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, तो ये जो भी टैक्सेस हैं उनको एडजस्ट गवर्नमेंट करती है। एक ये तरीका है अपने रेवेन्यू को ऊपर या नीचे। एडजस्टमेंट मींस ईदर वे, यू मे गो अप, यू मे गो डाउन। सेम विद टैक्स रिबेट्स। टैक्स रिबेट्स एक तरफ से वो उनको मोटिवेट करने के लिए कि भी आप ये काम करें, आप एक्सपोर्ट करें, आप जॉब्स क्रिएट करें, तो आपके जो ऊपर टैक्स बनता है, टैक्स जमा कराएंगे, उसमें से आपको वापस मिल जाए। टैक्स रिबेट, टैक्स रिफंड, प्रोविजन एंड विथड्रॉल ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी क्या है कि आप किसी चीज को बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
आम तौर पे यहाँ लो इनकम ग्रुप, लो इनकम कंज्यूमर को आटा, चावल, घी वो कम कीमत पर मुहैया करते हैं थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स या थ्रू सस्ता बाजार। लेकिन कैपिटल आइटम्स भी, टेक्नोलॉजी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अगर एक मशीनरी 10 लाख की है तो गवर्नमेंट कहती है भाई 2.5 लाख रुपया सब्सिडी। तो जो इन्वेस्टर है, बिजनेस पर्सन, उसको गवर्नमेंट वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियली 2.5 लाख रुपए सस्ता करके दे रही है। मार्केट प्राइस इज 10 लाख और 1 मिलियन, लेकिन गवर्नमेंट कहती भाई इसका 25% गवर्नमेंट दे देगी, 75% इन्वेस्टर लगाए। तो उसमें उस वक्त उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अगर कीमत कम हो गई, कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट पहले से स्ट्रॉन्गर आ जाए। फिर एडजस्टमेंट इन फीस, जो पहले हमने कहा कि पासपोर्ट फी, फार्म लाइसेंस फी, ट्यूशन फी, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फी जो बच्चों से ली जाती है, उसमें एडजस्टमेंट 10 रुपए 20 रुपए आप चेंज करते हैं तो फिगर गोज टू मिलियंस एंड बिलियंस थ्रू आउट कंट्री। एडजस्टमेंट इन द प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक जो चीजें बेचती है, फॉर इंस्टेंस रेलवे, रेलवे सर्विस, ट्रेन चल रही है, ये सर्विस है। इट मे बी फॉर लगेज, इट मे बी फॉर पैसेंजर्स, तो इट इज पब्लिक गुड। तो इसमें जो फेयर, किराया, उसको बढ़ाया या कम किया जाए, इट विल फॉल अंडर फिस्कल प्राइस। ऐसे ही वापडा, वापडा गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, फेस्को है, मेस्को है, लेस्को है। तो ये, लेकिन जो बिजली की कीमत मुकर्रर करना, उसकी प्राइस वो ऊपर नीचे ले जाना, ये पब्लिक गुड्स है, उनसे गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट इज अफेक्टेड। प्राइवेटाइजेशन ऑफ public organizations, sale of government assets, adjustment in the salaries and allowances of government employees। इतने लाखों एम्प्लॉइज हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, मुसल्ला अफवाज में, तो उनकी तनख्वाहों में एडजस्टमेंट्स, उनके अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स में एडजस्टमेंट, थोड़ी सी इंक्रीज, it will have huge financial implications for the government. Construction, maintenance of dams, roads, power plants, etc. इस तरीके से ये उनकी स्पेंडिंग हेड्स होंगे। ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेजेस द साइज and growth rate of the money supply in an economy। तो monetary policy deals with money or volume of money in circulation। circulation में हो जो पैसा, इसका ये है। It is a powerful tool to regulate macroeconomic variables such as inflation, unemployment and करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर नजर आए कि इन्फ्लेशन बहुत जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत जाने का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज इन रियल टर्म्स उतनी नहीं है, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो लिहाजा वो कम्पीट करते हैं, जिनके पास पैसा है वो जरा प्राइस पे करते हैं और चीजों की कीमत ऊपर जाती है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट वांट टू पुल बैक cash from the hands of consumers and business firms। तो ये monetary policy is formulated and executed or implemented through central bank of the country। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है और पाकिस्तान के अंदर हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इट इज द सेंट्रल बैंक। बाकी MCB,
HBL, नेशनल बैंक, मीजान बैंक और बैंक अल फलाह, ये सारे कमर्शियल बैंक्स। लेकिन स्टेट बैंक इज द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक इज आल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक। ये तमाम बैंकों का बैंक है, तमाम बैंकों को ये कंट्रोल, मॉनिटर और गाइड करता है, तमाम बैंकों का ये क्लियरेंस हाउस है। तो बैंकर्स बैंक। Objectives of monetary policy. The key objectives may be stable currency exchange rate. अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानी रुपीस, वैल्यू ऑफ रूपी इन रिलेशन टू पाउंड स्टर्लिंग, in relation to US dollar, euro and other currencies, to have a stable currency exchange rate, wide fluctuations ना आए। आप देखते हैं कि थोड़ी सी जो रुपए की वैल्यू गिरती है इन रिलेशन टू डॉलर, तो हमारा जो बैरूनी कर्जा है वो $1 बिलियन ऊपर चला जाता है। स्टिमुलेट एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री, इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और इन मकासद के हसूल के लिए टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट। आप देखते हैं वक्तन फवक्तन स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट का ऐलान करता है। इंटरेस्ट रेट, फिर क्रेडिट रिजर्व रेशियो, CRR, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। ये जो कमर्शियल बैंक बैठे हैं, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक तरफ से दे रिसीव डिपॉजिट्स एंड ऑन द अदर हैंड दे एडवांस लोन्स। तो जो एडवांसिंग ऑफ लोन्स है, इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, एडवांसिंग लोन्स। अब एक कमर्शियल बैंक क्या इनफिनिटली कर्जे दे सकता है? नो, इनफिनिटली या ब्लाइंडली वो लोन्स एडवांस नहीं कर सकता। उसके ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, उसकी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। अब CRR को ऊपर नीचे करके आप जो मनी इन सर्कुलेशन उसे अफेक्ट करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं। इसमें आप जैसे फिस्कल पॉलिसी की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी की भी इट मे बी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी envisages to curtail money in circulation. टाइट का मतलब लफ्ज नजर आता है, टाइट the term indicates curtail the money in circulation. In other words, it will reduce money available with the consumers and the business firms. To bring contraction in money supply, interest rate or CRR both are increased. अब स्टेट बैंक क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो लोगों को बैंक में पैसे रखने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, घर में पैसे पड़े रहने की बजाय बैंक में रख दो। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर बैंक से पैसे लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये है कि वो कॉस्टली हो गया, पहले से कॉस्टली, आपको हायर प्राइस पे करनी पड़ती है। तो जब हायर प्राइस पे करनी पड़ती है, सम ऑफ द बोरोवर्स डोंट फाइंड इट एडमिसिबल विद इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट, तो वो बारो नहीं करेंगे। और जो घर में पैसे पड़े थे उसको लोग जाके जमा करा दें
कि हमें कुछ फायदा हो जाएगा साल के बाद। तो इस तरीके से मनी, कैश इन सर्कुलेशन जो लोगों के हाथों में है, घरों में पड़ा है, यू रिड्यूस दैट टू ब्रिंग कंट्रैक्शन इंटरेस्ट रेट एंड CRR, बोथ दोनों में को या एक को। मोर ओवर increased volume of bonds sold out। बॉन्ड्स का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके उसको बेच दिए जाएं। जब बॉन्ड्स बेचे जाएं तो उसके ऊपर वो प्राइसेस या तो प्राइस ड्रा है, जब प्राइस ड्रा कर लुक्रेटिव प्राइसेस इंसेंटिव उनको दिया तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते, कैश वो देकर बॉन्ड्स खरीद ले। एक है बॉन्ड्स बियरिंग इंटरेस्ट रेट, यूरो बॉन्ड भी लॉन्च किए थे पीछे हमने, तो वो इंटरेस्ट रेट बियरिंग है कि 5 साल तक पैसे हमारे पास, तो लोग को आप पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कैश और लोग को वो पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, तो मनी इन सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है। टाइट मॉनिटरी और दूसरी इसके बरक्स लूज और एक्सपेंडिचरी मॉनिटरी पॉलिसी, एंड दिस इज increased money in circulation. In other words, loose monetary policy will make larger amount of money available with the consumers and business community for spending. For this purpose, the state bank will either decrease interest rate or lower down CRR. It may still buy bonds। तो पहले थी हमारी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में सेल किए थे, बॉन्ड सेल किए थे, कैश इकट्ठा किया। अब गवर्नमेंट में बाय बॉन्ड्स का मतलब बॉन्ड्स वापस लेके कैश लोगों को दे दिया, तो लोगों की लिक्विडिटी, लोगों के पास लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। अब ये हमने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स हमने देख ली। अब आपने देखा कि ये गवर्नमेंट के अपने मकासद, गवर्नमेंट के अपने मकासद हैं, अपने हिसाब से वो कभी वो इंटरेस्ट जो है वो लोअर करती है, क्या सब्सिडी गवर्नमेंट बजट से सपोर्ट करती है कि आप फलां जगह इन्वेस्ट करें तो आपको सस्ता जो कर्जा दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। तो अगर ये फैसिलिटी, दिस इज अ फैसिलिटी इंसेंटिव, तो अब बिजनेस मैनेजर क्या है, बिजनेस मैनेजर इज सपोज्ड टू रिमेन इन्फॉर्म्ड about the fiscal and monetary developments taking place on government side, कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आई हैं रिसेंट दिनों में, रिसेंटली, और क्या आने वाली हैं, तो उनका अदराक होगा। पहले अवेयरनेस, a business manager should also anticipate the fiscal and monetary policies in the times to come। तो हमने पहले डिस्कस की प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मन आज की तो वो हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। प्राइसेस तो सबात तगैयर को है जमाने में, तो हर चीज बदलती है। तो गवर्नमेंट मुल्क के अंदर कहीं पे शाही निजाम है, ठीक है, तो कहीं पे डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान में जनरल अय्यूब रहे, जियाउल हक रहे, मुशर्रफ रहे, तो एक ही आदमी 10 साल तकरीबन वो रूल कर लेता है। और उसके बरक्स हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स 85 से 99 तक, 85 से 99 तक गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक थी, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2.5 साल 3 साल से ऊपर कोई भी नहीं ली। 2.5 साल की गवर्नमेंट चल रही थी,
और फिर तो लिहाजा अगर डेमोक्रेटिक है, अगर स्मूथ चल रही, थैंक्स गॉड कि ये हमारी तीसरी गवर्नमेंट है जो चल रही है इस वक्त। पिछली 2 हुकूमतों ने अपनी टेन्योर पूरी की है, एक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की और दूसरी नून लीग की गवर्नमेंट ने 5-5 साल मुकम्मल करके इलेक्शन हुए हैं। अब मौजूदा गवर्नमेंट के 2 साल होते हैं, तो लिहाजा एट ए टाइम मैनेजर शुड एंटीसिपेट कि इस गवर्नमेंट के कितने जो आज पॉलिसी अनाउंस हुई है, हाउ लॉन्ग यू एंटीसिपेट इट विल कंटिन्यू। और अगर 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक कि मौजूदा गवर्नमेंट दोबारा इन पावर होगी या इसके अपोजिट पॉलिसियां लाने वाले जो लोग हैं वो बरसर इक़्तिदार होंगे। तो अकॉर्डिंगली फॉर दैट यू शुड हैव, क्योंकि प्लानिंग आज के लिए तो नहीं करनी, प्लानिंग तो फॉर द टाइम टू कम, बेस्ड ऑन टुडे, बेस्ड ऑन पास्ट, बट इट इज फॉर द टाइम टू कम। ही oblique she, business manager, male हो या फीमेल हो, should make appraisal of the potential gains or benefits, their mechanism and magnitude। उसका वो तखमीना लगाए कि गवर्नमेंट ने अगर कोई टैक्स फ्री जोन अनाउंस किया है, उस टैक्स फ्री जोन में अगर कोई फैक्ट्री लगाई जाए तो उसकी क्या उससे मतवक्को फवाइद क्या होंगे, उसकी से डिफिकल्टीज क्या आएंगी, उसके मतवक्को फवाइद क्या होंगे। ऐसे ही अगर कोई हमने हमें दिया है, ये जनरल अयूब खान के दौर में एक्सपोर्ट वोचर स्कीम, एक्सपोर्ट अगर आप करें तो उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना एक प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की। आप एक्सपोर्ट करें तो आपको वोचर दिए जाते थे कि आप बैंड आइटम जिस पे वैसे रेस्ट्रिक्शंस है, बड़ी लग्जरी आइटम्स, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर दैट कोटा। तो जो आपके लिए मे बी स्टेटस कॉन्शियस लोग एक्सपोर्ट करके अपने लिए वो चीज मंगवा लें। तो इस तरीके से इंसेंटिव डिफरेंट दिए जाते हैं। तो जो इंसेंटिव्स हों, ये मैनेजर का काम है उनके बारे में मुकम्मल आगाही लेकर अपनी फर्म के लिए उससे मुमकिना जो बेनिफिट्स हैं, अगर लोन इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है तो इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर यू कैन परचेज सम असेट्स, यू कैन इन्वेस्ट समवेयर और फर्म के लिए गेन हो जाएगा। क्योंकि मैनेजर का जो काम है वो यही है कि इन द लॉन्ग रन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, रिसोर्सेज और उसकी वेल्थ में इजाफे का सबब बने। क्यों? यू मेक इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज ऑपरेशनल कॉस्ट तो साथ साथ पे करनी पड़ेगी, तभी ऑपरेशन चलेगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कहीं से आपने बारो किया है तो वो भी वापस करना है किस्तों की शक्ल में। तो जो सारा कुछ किया वो उतारने के बाद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, इफ यू हैव 1 or 2 यूनिट्स ऑफ योर ओन जिन पे कोई कर्ज नहीं है, वो आपके अपने एसेट्स हैं, इट मींस यू हैव वर्कड वेरी इंटेलिजेंटली काम किया है, आपने ओवर टाइम अपने असासे बिल्ड किए, अनलॉफुल नहीं, लॉफुली। गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल जो है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए जो आपकी ऑब्लिगेशंस थी टैक्स की वो थी, उस फेयर गेम प्ले करते हुए you have over time build your resources. The manager should be competent, energetic, competent हो, उसको पता हो, technical experience, energetic and dynamic so that he or she can make right decisions and take appropriate relevant actions promptly के जो आज काम हुआ है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, कई दफा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आपने 2 हफ्ते लगा दिए डिसीजन लेने में तो आप जाते हैं, वो कहते जी अब तो गेम खत्म हो गई,
जो बजट रखा था गवर्नमेंट ने वो अवेल कर लिया लोगों ने, तो आपको प्रॉम्प्टली wrong decision at any time and right but delayed decision तो ठीक but delayed, सोच से सोचते आपने मौका खो दिया। right decision but delayed can both be drastically harmful for the organization rather than benefiting it. The manager should therefore make effective efforts to gain, if possible, from the government policy of tax, free zones, tax rebates, reduced interest rates, subsidy on capital items, etc. As a result, long-run assets, wealth of the business firms should increase. Gentlemen, any question? Boys?